नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, शुरुआत करते हैं नोएडा हिंसा। अब नोएडा में फिलहाल शांति है, लेकिन नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि जांच के दौरान पाया गया है कि कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की पोस्ट प्रकाशित की कि नोएडा में धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस फायरिंग हुई है और उसमें कुछ लोगों की जान हुई है, जिसके बाद उपद्रव भड़का। इसमें मनीष ये भी है कि करीब 300-400 लोग गिरफ्तार हैं। दो राष्ट्रीय जनता दल की 2 प्रवक्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है उकसाने का। और सीएम ने इसमें ये भी कहा है कि उपद्रवियों की तो पहचान कर ली गई है, लेकिन कंपनियों और सरकार के बताए निर्देशों का अनुपालन अगर ठीक से नहीं कर रही है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात लक्ष्मी सिंह ने कही है, जो कि कमिश्नर और पुलिस हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा की। आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसके एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @प्राउड इंडियन नवी एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस एफआईआर का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और आईपी एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर वीपीएन का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है, यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। और उनकी इस बात के बाद, या यूं कहें कि उनकी बात में बात जोड़ते हुए माता प्रसाद पांडे जो कि विपक्ष के नेता हैं विधानसभा, उन्हें शायद रोक भी लिया गया था नोएडा जाते समय। वो नोएडा समाजवादी पार्टी अक्सर इस तरीके के जो कांड होते हैं प्रतिनिधिमंडल बना देती है, सभी पार्टियां करती हैं। सपा क्योंकि विपक्ष में है तो उसका ज्यादा दिखता है। तो माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में ये प्रतिनिधिमंडल नोएडा में अध्ययन करने के लिए जा रहा था कि क्या स्थिति है, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कौन अस्पताल में है, ये सब माता प्रसाद पांडे अपने बयान में बता रहे हैं। एक बार माता प्रसाद पांडे को सुनते हैं। जब मजदूरों का शोषण हो रहा था, यहाँ के डिप्टी लेबर कमिश्नर क्या कर रहे थे, ये लेबर इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी उसको देखते, उसका निदान कराते। इन लोगों ने लापरवाही बरती और ध्यान नहीं दिया, उनके शोषण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उसका ये परिणाम है। और काफ़ी लोग बताया गया है, काफ़ी लोग घायल हैं, कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ लोग गायब हैं। अनावश्यक अभी मुझसे होम सिक्योरिटी ने कहा, अरे साहब इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान से इससे क्या मतलब है इस लड़ाई से। माता प्रसाद पांडे ने बताया कि उनको होम सेक्रेटरी ने ये बात कही कि इसमें पाकिस्तान से कुछ कनेक्शन है। तो इस पे माता प्रसाद पांडे ने थोड़ा चुटकी मिली कि यहाँ नोएडा में मजदूर इस तरीके से परेशान हैं और हर चीज में पाकिस्तान का नाम सरकार ले लेती है। लक्ष्मी सिंह ने तो पूरा डेटा और आंकड़े और तथ्य दिए कि पाकिस्तान से कैसे इसको भड़काया जा रहा था। तो अब क्या है कि वहाँ पर शांति हो गई है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत जरूरी है और पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए कुछ सवाल तो उठते ही हैं। मजदूर बैठे थे, उनको एड्रेस नहीं किया गया। जांच वांच तो सब अपनी जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर यही बात थी कि पाकिस्तान से हिंसा भड़काई जा रही है तो उसको ये पहले क्यों नहीं पता चला। ये भी तो सवाल उठता है कि आप बाद में जांच करके बताते हैं कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और फला जगह से वहां पर लोग बैठे थे और 2-3 दिन का समय था आपके पास। ये बड़ी बात है अनुराग, नोएडा जैसी जगह में 3-4 दिनों तक उपद्रव चलता रहा सड़कों पर। ये बड़ी बात है। राजधानी से मतलब 25 किलोमीटर दूर भी नहीं, राष्ट्रीय राजधानी से। महिला आरक्षण बिल पर आ जाते हैं मनीष। संसद में बहस जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पारित हो ही गया था पिछले साल ही, उसमें जो परिसीमन और कुछ एक अन्य क्लास बदलने थे उसको लेके जो संविधान संशोधन विधेयक आया है उस पर बहस जारी है, लेकिन सरकार ने कानून को नोटिफाई कर दिया है। मतलब वो कानून के तौर पर लागू हो गया है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये वैसे उस कानून के तौर पर लागू रहेगा, वरना नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जो पारित हुआ था कि 2000 अगली जनगणना के बाद कराएंगे परिसीमन, उसमें आएगा। और इसको लेकर विपक्ष कल से ही हमलावर है, खासतौर से समाजवादी पार्टी। आज राहुल गांधी को भी हालांकि बोलना है, शायद वो
2 से 3 के बीच में कभी बोलेंगे। तो राम गोपाल यादव ने कहा है सरकार बहुत गड़बड़ाहट में है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन अब बहन जी एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला है कि कांग्रेस ऐसे मसलों सपा पे भी हमला गिरगिट की तरह रंग बोलती है, सपा पर उनका हमला तो निश्चित ही रहता है। बिल्कुल। अब वो कोई उल्लेखनीय ऐसा नहीं रह गया है कि वो कुछ भी हो तो सपा तो पर हमला बोलती ही है। और लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का महिला आरक्षण विधेयक पर भी समर्थन जैसा ही किया है, बल्कि यूं कह लें कि समर्थन ही किया है। समर्थन किया है, हालांकि उसका कोई मायने इसलिए नहीं है कि लोकसभा में उनका कोई सांसद ही नहीं। लेकिन फिर भी कितने महिला आरक्षण बिल जो भाजपा सरकार लेकर आई है उसके समर्थन में कितनी पार्टियां हैं, ये जोड़ा जाएगा तो बसपा और बहन जी का बोलना ही काफी है। बहन जी के बारे में एक चीज नहीं समझ में आई, पहली बार बहन जी अपने बयानों में इतना समझौतावादी दिख रही है। उन्होंने जो बयान दिया है ट्वीट करके, उसमें लिखा है कि महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है तो उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती का ये कहना है कि अभी जो कुछ भी मिल रहा है उसे ले लिया जाए। दरअसल मायावती इस मूड की राजनीति नहीं करती हैं और बहुजन आंदोलन के समय से या जब भी उनके कभी बयान आते हैं तो वो ये कहते हुए कि हमारा जितना हक है उतना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे। बिल्कुल। और बयानों में तो कभी नहीं, मान लीजिए सड़कों पर बहुत बसपा नहीं उतरी है, लेकिन बयानों में तो कभी इतना समझौतावादी नहीं थी वो जो है। अब तो वो कह रही है कि अब एक तरीके से इसको देखिए, पूर्वांचल और बिहार में एक कहावत कही जाती है कि भागते भूत की लंगोटी। कुछ वैसा दिख रहा है कि जो मिल रहा हो समेट लो। अब वो राजनीतिक तौर पर देखिए, ये इससे होता क्या है कि मनीष, मुझे लगता है कि अब वो गैलरी से प्ले कर रही है। इससे उनका वोटर, मुझे लगता है उसकी निराशा थोड़ा और बढ़ जाती बिल्कुल बढ़ जाती कई बार ये इससे, क्योंकि इसका कोई संसद की वोटिंग में कोई महत्व था नहीं। होता भी है तो लोग वोट कर देते हैं, बयानों में आक्रामक रहते हैं। लेकिन बहन जी को तो वोट भी नहीं देना है, फिर भी वो इतना समझौतावादी है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है और इसको लेकर अगले आएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। वो नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं, BL संतोष से भी मिले हैं जो कि महत्वपूर्ण संगठन महामंत्री हैं वो, और बड़े आदमी हैं और जो संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। और PM से भी मिलेंगे पंकज चौधरी। अब पंकज चौधरी की मुलाकात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पंकज चौधरी नवंबर में बने थे प्रदेश अध्यक्ष और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करीब 6 महीना होने को है और अभी उनकी टीम नहीं घोषित हो पाई है, उनकी कार्यकारिणी नहीं घोषित हो पाई है। हर 10-15 दिन बाद ये खबर चल जाती है कि ये आएगा वो आएगा, लेकिन उनकी टीम तो क्या इस बार फाइनल हो जाएगी? इस बार तो कई लोगों से मिलनी है। इसमें और भी एक पहलू है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो एक फॉर्मूला रहता है, एक व्यक्ति एक पद, उसमें भी तो बात आगे नहीं बढ़ी है। पंकज चौधरी भाजपा के अध्यक्ष नवंबर से हो गए, 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी तो हैं, तो एक साथ सारे काम होंगे। नहीं, ये मनीष तो सारी चीजें जो है भाजपा इस चीज को तो शायद तोड़ चुकी है। JP नड्डा को आप याद करिए, कितने दिनों तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे, सदन में भी बैठे रहे, तो शायद अब उस बात पर भाजपा उतना गौर नहीं करती है। लेकिन अब क्या है ना कि देर से कार्यकारिणी या अपनी टीम बनाना एक रणनीति के तहत लग रहा है अनुराग, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से इतना पहले बनाओ कोई फूट हो जाए या फूट हो जाए कि उसका जो मैसेज भी जाए वो जल्दी जाए चुनाव पर। तो इस वजह से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, नहीं तो पंकज चौधरी के दरवाजे पे तो अध्यक्ष बनने के बाद से, पंकज चौधरी क्यों, जो भी अध्यक्ष बनता है उनका दरवाजा खोल डालते हैं हमको पद दो। ये तो आपने इसका फायदा बता दिया, लेकिन नुकसान ये है कि कुर्मी समाज से लाई है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, और जो एक्टिविटी बहुत तेज होनी चाहिए वो थोड़ी सुस्त जरूर पड़ती है, लेकिन ये सब तो कैलकुलेट पार्टी कर ही रही है। तो वो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार और कार्यकारिणी का गठन, इन दोनों को ही, यदि आप पिछले मंत्रिमंडल विस्तार की देखें तो सितंबर में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और जनवरी में आचार, शायद ये बातें दोनों इसीलिए टाली जा रही है कि चुनाव के जितना नजदीक करेंगे उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, कोई मुखालफत न हो। इसी स्ट्रेटजी के तहत तो भाजपा जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है उस दिन तक टिकट अनाउंस करती है। सही कह रहे हैं। और मौसम की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब मौसम मनीष गर्म हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि 45 डिग्री के आसपास लगभग पूरे प्रदेश में मौसम है। थोड़ी सी हवा में भी गर्मी बढ़ी है। अगर आप गाड़ी या उसमें चल रहे हैं, शीशा खोलिए
तो गर्म हवा के थपेड़े आपको महसूस होने लगे हैं। देखिए, लू जैसा माहौल प्रदेश में बन गया है। अंतर बस इतना ही है कि लू में जो पछुआ हवा बहुत तेज चलती है वो अभी बहुत तेज और उग्रता से नहीं चल रही है, लेकिन ये जरूर है अनुराग कि टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। और मौसम विभाग ने जो अगले एक हफ्ते का प्रेडिक्शन जारी किया है उसमें उत्तराखंड से लगे हुए जिले और तराई के जिलों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी तेज धूप, तपन ये सब जारी रहेगी अगले एक हफ्ते तक। इसमें सिर्फ तराई के कुछ जिलों को राहत मिल रही है, बाकी ये तपन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसमें और बारिश अंधड़ वंधड़ फिलहाल कोई संभावना नहीं है, तो मौसम गर्म रहेगा। और एक चीज और बता दें, गुरुवार के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में सबसे ज्यादा बांदा का रिकॉर्ड किया गया है 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बांदा सबसे गर्म जिला रहता भी है। सबसे गर्म पूरे देश भर में बांदा रहा है। तो मौसम की इस जानकारी के साथ यूपी की सुर्खियों को आज विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।